पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूक हबीब ने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज पेशी से पहले या बाद में कातिलाना हमला हो सकता है। फरूक हबीब ने अपने एक बयान में कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को किसी भी तरह रास्ते से हटाने का प्लान बना हुआ है। आज इमरान खान पर कातिलाना हमला हो सकता है। फरूक हबीब का कहना था कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साजिश करने वाले किरदारों का जिक्र कर चुके हैं। इमरान खान पर 4 माह पहले कोई मुकदमा नहीं था, आज 140 मुकदमात हो चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमात इंतकामी कार्रवाइयों पर मबनी हैं। ख्याल रहे कि इमरान खान की 9 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतवक्के पेशी पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। दफ़ा 144 के पेश नज़र इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर तमाम इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी, जबकि इस्लामाबाद के सेक्टर G10 प्रोजेक्ट मोड और ऑन रिजवी रोड पर डाइवर्जन होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत के शहर गोवा में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए कराची से रवाना हुए। वज़ीर ख़ारजा खसूसी तैयारे के ज़रिए कराची से बराह रास्त गोवा रवाना हुए, जहां इनका तैयारा गोवा में लैंड करेगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ तक भारत में क़याम करेंगे। भारत रवानगी से कबल सोशल मीडिया पर जारी बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वो गोवा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। इनका जाना ये वाज़े पैगाम भेजना है कि पाकिस्तान SCO को कितनी अहमियत देता है और अपनी इस मेंबरशिप को कितनी संजीदगी से लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़े पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। उन्होंने कहा कि मैं इस तंजीम में शामिल ममालिक के साथ बाहमी रवाबत का मुंतज़िर हूँ। फुटबॉल के मारूफ खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी बन गए। गैर मुल्की जरीदे ने 2023 में सबसे ज़्यादा रकम कमाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नस्र में शमूलियत के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 13 करोड़ 60 लाख डॉलर्स कमाकर दीगर खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 1 साल के दौरान मैदान में 4 करोड़ 60 लाख डॉलर जबकि मैदान से बाहर 9 करोड़ डॉलर्स कमाए हैं। रोनाल्डो का सऊदी अरब के क्लब से मुआहदे का मुआवजा 20 करोड़ यूरो से ज़्यादा है। रोनाल्डो ने गुज़िश्ता साल मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के बाद 2025 तक के मुआहदे के तहत सऊदी फुटबॉल क्लब में शमूलियत इख्तियार की। गैर मुल्की जरीदे की जारी करदा फहरिस्त में अर्जेंटाइन के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 13 करोड़ डॉलर आमदनी के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे 12 करोड़ डॉलर आमदनी के साथ तीसरे नंबर पर विराजमान हैं। कुल आमदनी के शुमार के हवाले से फोर्ब्स ने कहा कि ऑन फील्ड आमदनी के अदाद-ओ-शुमार में गुज़िश्ता 12 महीनों में हासिल की गई तमाम इनामी रकम, तनख्वाहें और बोनस शामिल हैं, जबकि मैदान से बाहर की आमदनी, स्पॉन्सरशिप डील्स, ज़ाहरी फीस,
लाइसेंसिंग आमदनी और नकद रकम का तखमीना है। रवां साल का पहला चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया के बेशतर मुमालिक में देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक साल 2023 का पहला चांद ग्रहण 5 मई की शब को होगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:14 पर शुरू होगा, जो एशिया के बेशतर मुमालिक समेत जनूबी और मशरकी यूरोप में भी देखा जा सकेगा। जुज़वी चांद ग्रहण का अरूज 10:22 पर होगा, जबकि चांद ग्रहण का अख्ताम रात 12:32 पर होगा। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और एटलांटिका में भी चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि चांद ग्रहण के दौरान ज़मीन के मरकज़ी साए के बाहर का हिस्सा चांद पर पड़ता है, जिसकी वजह से चांद की चमक कम हो जाती है। माहिर डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक चांद ग्रहण के दौरान चांद मामूल से 10% कम रोशन होता है और ये चांद ग्रहण पेन्यूबरल ग्रहण है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के रूसी इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने प्यूटन या मॉस्को पर हमला नहीं किया, हम अपनी सरजमीन पर जंग लड़ रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की जानिब से क्रेमलिन पर ड्रोन हमले का दावा करते हुए सदारती महल पर ड्रोन हमले को सदर प्यूटन को मारने की कोशिश करार दिया था। गुज़िश्ता रोज़ गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की जानिब से क्रेमलिन पर ड्रोन हमले का दावा करते हुए सदारती महल पर ड्रोन हमले को सदर प्यूटन को मारने की कोशिश करार दिया था। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोस में क्रेमलिन के ऊपर धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि गुज़िश्ता रात क्रेमलिन की तरफ आने वाले यूक्रेन के 2 ड्रोन मार गिराए गए। यूक्रेन का ड्रोन हमला सदर प्यूटन को मारने की कोशिश है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना था कि क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बावजूद विक्ट्री परेड की जाएगी। मॉस्को में विक्ट्री परेड डे तयशुदा प्रोग्राम के तहत 9 मई को होगी। वाज़ेह रहे कि रूस में सोवियत यूनियन के नाजियों से फतह की याद में हर साल विक्ट्री डे परेड का इनकाद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने 2 मई को केस पर समाअत की थी, जिसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि एक्ट बनने के बाद दाखिल नई आईनी दरख्वास्तों पर भी नोटिस जारी किया जाता है। दरख्वास्तों में अहम आईनी निकात उठाए गए हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बिल से मुतल्लिक कौमी असम्बली का रिकॉर्ड पेश करने की हदायत की है, जबकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड देने की भी हदायत की गई है। अदालती हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर ता हुक्म सानी हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में 8 रुकनी बेंच पर पाकिस्तान बार कौंसिल के एतराज़ का तज़किरा नहीं किया गया, जबकि अदालत ने फरीकैन को 8 मई तक जामे जवाब दाखिल करने की हदायत की है। आलमी बैंक ने ह्यूमन कैपिटल रिव्यू रिसर्च रिपोर्ट का इजरा कर दिया। कायम मकाम कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में औरतों की बड़ी तादाद को मुलाजमत के मौक़े हासिल नहीं हैं। इस मौका पर वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इंसानी वसाइल की तरक्की मुमालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। हमने 1999 में इंसानी वसाइल के लिए जो इक़दामात किए वो मार्शल लॉ हुकूमत में ज़ाया हो गए।
احسن اقبال نے یہ بھی کہا، ہماری حکومت نے 2013 میں انسانی وسائل کے لیے دوبارہ اقدامات شروع کیے۔ ہمارے دور میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال ترقیاتی بجٹ کم ہو کر 227 ارب روپے کا ہو گیا، مگر ہمارا انفراسٹرکچر غریب ترین ممالک کی طرح ہے۔ For 4 years, the country did not have any short, medium or long-term plan or vision where we want to go. In 2013, our development budget was 300 billion rupees. By 2018, it had increased to 1,000 billion rupees, 1 trillion rupees. 4 years later, when I returned to this ministry, the development budget had been reduced to 550 billion rupees. And that too, if you discount for inflation, in terms of 2018, it would be 300 and 350 billion rupees. This year, when we were making our development budget, there were demands of about 1900 billion rupees, and we had an envelope of 727 billion rupees. And we were sitting for 15 days late night trying to see that how best we can distribute that 727 among the demands for 1900 billion rupees. Now this is the reality. If we have to focus on human resource development, we have to have resources. The economy has to grow. The development budget has to be there. Otherwise, we always say in management that when you talk of a strategic change, it actually means that how you reallocate your resources. If you have nothing to allocate, if any slogan or any program is only confined to seminars and speeches, it means nothing. It's only a deception or an illusion in which we live. So the fundamental question, I think, before us, I don't want to really dwell before you that how and why we need to develop our human capital. This is something which I have been highlighting in last 5 years when I was minister, that Pakistan suffers from a structural imbalance. If you look at our economic indicators, we fall close to middle income countries in terms of our per capita income in many economic indicators. But if you look at our social indicators, we fall in the category of the least developed countries. So no country can have a sustainable development path if it has a fractured socio-economic platform, where your social indicators are worst and your economic indicators are relatively better. We have to have a balanced socio-economic platform if we want to have a stable, sustained growth path, which means our social indicators must also match our economic indicators. انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ IMF پروگرام کی شرائط سیلاب سے قبل طے ہوئی تھیں۔ سیلاب کے بعد پاکستان ان میں سے کچھ شرائط پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ IMF پروگرام کی عدم موجودگی سے غیر یقینی صورتحال بڑھی۔ اس کے علاوہ ملک میں توانائی کی قیمت کم کرنے اور غریب لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ لٹل پاکستان بروکلن نیو یارک میں مکی مسجد کے ساتھ خوش ذائقہ حلال دیسی کھانوں کا بہترین مرکز، دیسی فوڈ اینڈ فرائیڈ چکن۔ دیسی فوڈ اینڈ فرائیڈ چکن پر آپ کو ملے گی چکن کڑاہی، مٹن کڑاہی، دال مکھنی، حلیم، پالک، چکن بریانی، پراٹھے، نان اور بہت سے مختلف لذیذ کھانوں کی وسیع ورائٹی۔ اپنا کھانا آرڈر کرنے کے لیے عزیز بٹ صاحب کو 6463312474 پر کال کریں۔